कल तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया, यानी कि ट्रिपल बोनांजा और एक चौथा जो है चल रहा है, वो बोनस चल रहा है। आपने कभी नहीं सोचा होगा, हमारे जो हिंदूवादी लोग हैं वो कभी नहीं सोचे होंगे कि साहब कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह से पलट सकता है। ख़ास तौर से यदि आप आज जाकर हमारे पंचमक्कारों, लिबरल, इस्लामिस्ट, मार्क्सिस्ट इत्यादि के उनके सारे के सारे यूट्यूब अकाउंट देखें या उनके ट्विटर अकाउंट देखें तो आप पाएंगे कि एक स्यापा चल रहा है, जिसको कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं मरसिया पढ़ा जा रहा है लगातार। वो कह रहे हैं कि ये हो क्या गया, ये हो क्या गया, ये हो क्या गया, पता ही नहीं। व्हाट हैज़ हिट अस। चंद्रचूड़ जी से तो ये उम्मीद नहीं की जाती थी भाई, ये क्या हो गया, क्या ये भी मोदी वक्त हो गए क्या? अरे भाई कई बार तो ऐसी बात होती है कि भाई आप इतने अधिक अतार्किक हो जाते हैं हमारे पंचमक्कार बंधु कि उनको कुछ सूझता ही नहीं है कि भाई कोई बात सही भी हो सकती है कभी। भाई कितना खुल के तुमको लोग सहायता करेंगे यार। अरे हर चीज़ की एक सीमा होती है ना। तुम्हारी अतार्किकता की, तुम्हारी बुद्धिहीन पने की, तुम्हारे नालायकियों की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। तो तुम्हारे जो साथी भी हैं वो भी हाथ जोड़ रहे हैं कि ना भाई अब ना हो पाएगा। तो ये तीन कौन कौन से निर्णय हैं साहब? जी हाँ, सबसे बड़ा निर्णय जिसको कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, जी नहीं, सबसे बड़ा जो निर्णय है वो तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के योग्य घोषित करना है। जी हाँ, सही मानिए कि सारे के सारे बीजेपी वाले यही आज प्रार्थना कर रहे थे कि भाई इसको योग्य कर दो। योग्य कर दोगे तो कम से कम ये डॉट 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 वालों को लीड करेगा। चलिए, इसके बारे में तो मैं पूरा एक वीडियो कर चुका हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। दूसरा जो मेजर हुआ वो हुआ मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई। अब आप देखिए कि हमारे सर जी ने कितनी उम्मीदें बांध रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की बार बार बात करते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हमको क्लीन चिट दे दी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे, लेकिन जमानत की अर्जी तो भाई नहीं मानी कि आप सितंबर में देखेंगे। और वैसे जो लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, जो एडवोकेट्स, वो जानते हैं कि जमानत में यही होता है। उसमें फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल लगाते रहते हैं, बेल हर 3-3, 4-4, 5-5 महीने पे, और फिर कभी छठे सातवें मौके पर वो सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, अब सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट बेल रिजेक्ट, अब सेकंड बेल लगेगी। सितंबर में डेट दे दी गई वो। तो ये तो मनीष सिसोदिया का हुआ। सर जी को वैसे ही आप देख रहे हैं कि लोकसभा में वो हार चुके हैं बुरी तरह से। और न केवल हार चुके हैं, भाषणबाजी में भी हार गए। भाषणों की कला में भी पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे जो सांसद हैं, जिनको वैसे कोई नहीं कुछ समझता, वो भी इनके बड़े से बड़े जो महारथी हैं उनसे 20 पढ़ते हैं। तो वो तो हो ही रहा था। और तीसरा जो झटका जो धीरे धीरे लगता जा रहा है वो डायरेक्ट करंट है, और वो धीरे धीरे चल रहा है। वो 370 वाला है, क्योंकि 370 में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे कपिल सिब्बल जी से, कपिल सिब्बल जी के पास उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। पहले दिन वो अटके रहे प्रोवाइसो, क्लॉज 3 के प्रोवाइसो के ऊपर, और दूसरे दिन घूम फिर के फिर वहीं आ गए। और यहाँ तक कह बैठे कि भाई ऐसा है कि ये 370 जो है वो तो अमेंडेबल है ही नहीं, इसको तो एब्रोगेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 370 का जो क्लॉज 3 है वो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड है, उसके भी परे है। तो ऐसे लोगों के साथ तो क्या किया जा सकता है, आप सोच सकते हैं। तो कपिल सिब्बल राजू रामचंद्रन की जगह पर आए हैं उनको रिप्लेस करके, और अब अकबर अहमद लोन और जो पूरी की पूरी 370 वाली जो पार्टी है ना, ये सोच रही होगी कि यार हमने एक कपिल सिब्बल को बुला के गलती तो नहीं कर दी। तो सारी मेहनत तो राजू रामचंद्रन ने की, और कूद पड़े बाद में आके कपिल सिब्बल कि भाई हाँ ठीक है, इनको अधिक समय मिल जाएगा, इनकी बात ध्यान से सुनी जाएगी। लेकिन ध्यान से सुनने की बात तो क्या, हर जज सवाल पूछ रहा है।
और यही पूछ रहा है कि भाई आप जो कह रहे हो इसमें कोई तथ्य भी है क्या। यहाँ तक पूछ लिया कि आप कह रहे हो कि साहब गवर्नर ने ये इलीगल काम कर दिया और उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और उनके पास कोई कॉम्पिटेंस नहीं थी, तो उनसे भी ये पूछ लिया कि भाई आपने कभी इसको चुनौती दी है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई काम 1950 में हो गया हो कि साहब कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गलत था तो उसको चैलेंज अब क्या 2023 में दोगे। तो जो काम 2018 में हो गया उसको चैलेंज कब करना था, या 2019 में हो गया उसको चैलेंज कब करना था। जैसा कि आपको याद होगा 2018 में असेंबली जो थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था पीडीपी से, तो किसी के पास बहुमत नहीं था, तो ये अधिकार गवर्नर के पास आ गया। गवर्नर रूल जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुसार उन्होंने असेंबली को कर दिया निलंबित, जब तक कि कोई दूसरा अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं बैठ जाता। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको कर दिया डिज़ोल्व, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो यही वो पूछ रहे थे, आज उनको चैलेंज किया कर रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत था वो गलत था। तो भाई उस समय कहाँ सोए हुए थे, उस समय किसी ने चुनौती क्यों नहीं दी। अब 5 साल बाद आओगे क्या। तो फंसे हुए हैं, वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ और अभी भी उसमें कोई उनके पास अभी तक क्लियर डायरेक्शन कहीं उनको मिल नहीं पा रहा है। और कोई भी जिसको मैं, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मैं लीगल आर्ग्यूमेंट समझता हूँ, अप्रिशिएट कर लेता हूँ, मुझे उनकी बातों में कोई तथ्य दिख नहीं रहा फ़िलहाल। अब आगे जो आएंगे गोपाल सुब्रमण्यम जी भी 10 घंटे बहस करेंगे, वो क्या करेंगे उससे मुझे लगता है कि वो शायद थोड़े सेंसिबल आर्ग्यूमेंट्स कर पाए। अभी तक तो कपिल सिब्बल जो है वो हाथ पांव मार रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा झटका, और वो झटका क्या हुआ, वो झटका ऐसा है कि वो केवल आज के लिए नहीं बल्कि हमारे जो 2000 मंदिर और भी पड़े हैं उनके सब के लिए नज़ीर बनेगा, उनके लिए परंपरा बनेगा, उनके लिए प्रेसिडेंट बनेगा। और वो ये कि एएसआई का जो सर्वे ज़िला अदालत ने, ज़िला जज ने जिसका आदेश दिया था और बाद में ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट ने उसको सुन के और रिज़र्व करके और बड़े आराम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सही मानते हुए ये कहा था कि एएसआई का सर्वे होगा, नॉन इन्वेजिव टेक्निक से होगा। अब इनको समस्या ये है कि कोई भी सर्वे आप किसी भी मंदिर में करा लेंगे ना आज, तो किसी भी मस्जिद में करा लेंगे ना आप, जो हमारी जो 2000 की लिस्ट है सीताराम गोयल जी की उसमें है, तो उसमें 100% ये सिद्ध हो जाएगा कि ये मंदिर के ऊपर बनाई हुई है या मंदिर को खंडित करके बनाई हुई है, मंदिर का विध्वंस करके बनाई हुई है, मंदिर का सामान उपयोग करके बनाई हुई है। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस एएसआई सर्वे को रोकने से मना कर दिया। एएसआई सर्वे को जो रोकने से मना किया वो तो मना किया, लेकिन जो एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया जो उन्होंने दोबारा किया है, आपको याद दिला दूं कि यह ऑब्जर्वेशन, ये टिप्पणी उन्होंने दोबारा की है। जब पहली बार ये लोग गए थे, जब शिवलिंग प्रकट हो गया था और उस समय जब गए थे रुकवाने के लिए और ये कहने के लिए कि साहब कि ये सारा कार्य रोका जाए, तब भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। और वो प्रश्न क्या था कि भाई ये है कि रिलीजियस कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये महत्वपूर्ण है और एक सेक्शन 5 है जो एक्सेप्शंस देता है। तो सेक्शन 3 जो है ये कहता है कि भाई किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही, मैं भी इसमें इंटरवीनर हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ और मुझे भी सेक्शन 3 से कोई आपत्ति नहीं है। सेक्शन 3 आप रखें, सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस का होता है उसको भी रखें, सेक्शन 3 को भी रखें,
सेक्शन 4 पर ही हमने आपत्ति की है, क्योंकि सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि 1947 के जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसा ही रहेगा और उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो हमारा तो मुख्य आपत्ति है कि भाई आप किसी से भी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं छीन सकते, ये मूलभूत अधिकार है, ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सम्मिलित है। संविधान की जो मूल संरचना है उसका ये एक भाग है, इसलिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। प्लस आया है उसमें शब्द कि रिलीजियस कैरेक्टर। अब ये जो रिलीजियस कैरेक्टर है ये कैसे डिसाइड होगा, उसमें ये नहीं कहा है कि जैसे कि स्ट्रक्चर जैसे के जैसे खड़े हैं वैसे के वैसे रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकेगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर तो तय करना पड़ेगा ना। और हिंदू लॉ मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदू लॉ कहता है कि यदि कहीं पर एक बार मंदिर बन गया तो बन गया, उसके बाद वो जो स्थान है वो देवता को हो जाता है। देवता जो है वो होता है जिसको हम कहते हैं सदैव अल्पसंख्यक, परपेचुअल माइनर। और परपेचुअल माइनर की प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि माइनर की प्रॉपर्टी पे लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। तो जो परपेचुअल माइनर होता है उस पर कभी लागू नहीं होता है। इसीलिए नेक्स्ट फ्रेंड बन के डेटी की तरफ से मुकदमे किए जाते हैं जिससे लिमिटेशन एक्ट से बचा जा सके। तो यही प्रश्न पूछ लिया चंद्रचूड़ जी ने। क्या पूछ लिया? उन्होंने कहा भैया रिलीजियस कैरेक्टर तय कैसे होगा ये तो बता दो। रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं लिखा है उसमें, उसमें लिखा है उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। जितने भी मंदिर हैं खंडित करके बनाए हुए, उनके मस्जिद, जितनी भी मस्जिदें मंदिरों को खंडित करके बनाई हुई हैं, जो देश का कानून है, और वो देश का कानून आपको बताएं जो सबसे बड़ा निर्णय है कौन सा, सबसे बड़ा निर्णय राम मंदिर वाला, उसके पैरा 116, 117, 118 में भी उसको स्पष्ट किया हुआ है कि एक बार जहाँ देवता स्थापित हो गए तो आप मूर्ति चोरी कर लीजिए, मूर्ति बह जाए, मूर्ति खंडित हो जाए, मंदिर को विध्वंस कर दिया जाए, उसका जो पवित्र उद्देश्य होता है वो नहीं जाता, और पवित्र उद्देश्य सदैव रहता है। और जब तक वो पवित्र उद्देश्य रहता है वो मंदिर वहीं रहेगा, उसके ऊपर कुछ भी बना लो, ये कानून है। और राम मंदिर वाला जजमेंट सब कहते हैं कि साहब के लिखा तो चंद्रचूड़ जी ने ही है, तो चंद्रचूड़ जी से अच्छा कौन जानता है ये। और ये पूछ रहे हैं वो कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर तो डिसाइड सिविल सूट में ही होगा ना। अब ये जो है ये सदैव के लिए एक ऐसा निर्णय है, एक जिसको हम मार्गदर्शक निर्णय कह सकते हैं। और ये जो आज की टिप्पणी है ये मार्गदर्शक टिप्पणी है। ये अब आप कहीं भी लेके जाएंगे तो ये निश्चित है कि उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधित नहीं हो सकता, न वक़्फ़ एक्ट से और न आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। इसीलिए जो आज यानी कल जो हुफैज़ा अहमदी साहब थे और वो जो आर्ग्यू कर रहे थे सुन्नी मस्जिद के लिए, सुन्नी तो सब जगह कह रहे हैं कि भाई अहमदी जो है वो मुसलमान नहीं होते, लेकिन अहमदी साहब तो खैर वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए और भी अधिक मेहनत कर रहे होंगे कि मैं असली मुसलमान हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि साहब की ये पुराने घाव कुरेदे जा रहे हैं। भाई पुराने घाव तो हमको लगाए ना यार, तो घाव कुरेदा जाएगा तो दर्द तो हमें होगा ना। तुम तो वहाँ पर क़ुव्वतुल इस्लाम स्थापित करके बैठे हुए हो, वहाँ पर आप तो अपने दीन को गालिब करके बैठे हुए हो। भाई आप तो गालिब हो, आपका गलबा है, तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? गाँव तो हमारे कुरेदे जाएंगे अहमदी साहब, आपको क्या? तो भाई ये बोल के और उसके बाद ये कह के कि ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, इससे किसी के हित नहीं प्रभावित होते हैं क्योंकि ये कोई फाइनल नहीं होता है, इसके ऊपर आप
जो भी लोग सर्वे करेंगे उनको आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, और न केवल उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, इसकी फाइंडिंग्स क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो भी आएगा इसमें वो दोनों पक्षों के लिए बराबर उपलब्ध है, दोनों पक्ष उसका उपयोग कर सकते हैं। ये कह के जो निपटाया है आज भाई जी, मज़ा आ गया। और बिल्कुल सावन के महीने में हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, वंदे मातरम।